हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर योद्धा स्टोरी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो न्यू एपिसोड स्टार्ट करते हैं। विद्युत इलाके के 8वें हिस्से में एक रोशनी चमकती हुई दिख रही थी, जो बिजलियों के झरने से सीधे उस हिस्से में आ गई। वो रोशनी जब थोड़ी कमजोर हुई तो नजर आया कि वो ध्रुवांश था, जो हाँफता जा रहा था। किस्मत से उसके पास श्वेत वर्धक कला थी, जिसकी मदद से वो इस जगह पर आने में कामयाब हुआ था। तब उसके जहन में ख्याल आया और उसने सोचा, पता नहीं शिखर और लुहार इस जगह पर कैसे पहुंचे होंगे। क्या उन लोगों ने यहाँ आने के लिए मेरी तरह रफ्तार वाली कला का इस्तेमाल किया होगा, या फिर उन्होंने जोर आजमाइश की होगी। इस बारे में सोचते हुए उसने अपनी नजरें आसपास घुमानी शुरू की। देखा जाए तो 8वां हिस्सा सिर्फ सबसे ताकतवर और काबिल योद्धाओं के लिए ही था। इस हिस्से में पहुंचकर उसने देखा कि वहां 7वें हिस्से जैसे घने बादल नहीं थे और ना ही खूंखार गरजती हुई बिजलियां थी, बल्कि उस हिस्से में तो एक ऐसी अजीब सी शांति थी जो किसी को भी 2 बार सोचने पर मजबूर कर देती कि वो 8वां हिस्सा ही था या कुछ और। ध्रुवांश भी इस वजह से ही हैरान खड़ा रहा, जिसके बाद उसने कहा, आखिर यहाँ कोई बादल क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कहीं मैं विद्युत इलाके को छोड़कर किसी और इलाके में तो नहीं आ गया? जिस वक्त वो इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, उतने में उसे प्राचीन अमर पक्षी की आवाज़ सुनाई पड़ी। तुम सही जगह पर आए हो, यहाँ से बाएं हाथ की तरफ बढ़ना शुरू करो और 200 मील आगे जाओ। मुझे वहाँ बहुत ताकतवर शक्तियाँ महसूस हो रही हैं। देखा जाए तो शक्तियाँ महसूस करने के मामले में प्राचीन अमर पक्षी को ध्रुवांश से ज़्यादा अच्छी तरह शक्तियाँ महसूस होती थी। आखिर वो एक प्राचीन तिलिस्मी जानवर जो थी। वहीं उसकी बात सुनकर ध्रुवांश आह भरते हुए उस दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो जब अपने सामने का नज़ारा देखने लगा तो एक बार फिर उसकी आंखों में हैरानी नजर आने लगी। वो देख रहा था कि वहाँ एक बहुत बड़ी जगह थी, जिसमें एक विशाल काय नदी बहती नजर आ रही थी। ये नदी कोई मामूली नदी नहीं, बल्कि बिजलियों से बनी नदी थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि यह नदी जमीन को छुए बिना ही बहती जा रही थी। ध्रुवांश गहरी सांस लेने लगा, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था कि उस हिस्से की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक थीं कि वो इतनी बड़ी नदी तैयार कर सकती थी। तब उसने धीमी आवाज़ में कहा, चलो अमर पक्षी, अब हम बिजली बीज बनाना शुरू करते हैं। वो भी जानता था कि जितनी बड़ी रकम उन्हें चाहिए थी, उस हिसाब से तो बहुत भारी तादाद में बिजली बीज बनाने पड़ते, जो काफ़ी लंबा काम था। वहीं उसकी बात सुनकर अमर पक्षी काफ़ी खुश हो गई और उसने कहा, हाँ हाँ, अब तुम बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। फिर एक झटके में ध्रुवांश के शरीर से काले रंग की अमरपाश ज्वाला निकलने लगी, जो तेजी से आसपास की बिजली शक्तियों को सोखकर उन्हें बिजली बीज में बदलती जा रही थी। ध्रुवांश ये नज़ारा देखता गया और मजबूरी में आह भरने लगा। उसके बाद वो चुपचाप जगह देखकर बैठ गया, क्योंकि अमर पक्षी को इतने ज़्यादा बिजली बीज तैयार करने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। 8वें हिस्से तक ज़्यादा योद्धा पहुंच भी नहीं पाते, इसलिए ध्रुवांश को अमर पक्षी की पहचान सामने आने का डर भी नहीं था। अब तो बस उसे इंतजार था प्राचीन अमर पक्षी के काम के पूरा करने का। लेकिन चीज़ें उतनी भी आसान नहीं थी जितना ध्रुवांश को लग रही थी। जिस वक्त अमर पक्षी बाहर निकलकर भारी तादाद में बिजली बीज तैयार करती जा रही थी, उस वक्त उस हिस्से की गहराई में थोड़ी हलचल होने लगी। उस जगह पर एक धुंधलाहट फैली हुई थी, जिसमें काले रंग की शक्तियाँ भी नजर आईं। तभी अचानक इन शक्तियों में थोड़ी हलचल हुई और किसी इंसान की आवाज़ सुनाई दी। यह अजीब सी हलचल, क्या ये प्राचीन अमर पक्षी की अमरपाश ज्वाला की हलचल है? लेकिन कोई प्राचीन अमर पक्षी यहाँ क्या कर रहा है? दूसरी तरफ ध्रुवांश बिजली नदी के बगल में होते हंगामे को देखता गया। देखने में वो बड़ा अलसाया सा लग रहा था, क्योंकि उसके पास करने को ज़्यादा कुछ नहीं था। वही अमर पक्षी तो तकरीबन आधे घंटे तक लगातार बिजली बीज तैयार करती गई, लेकिन अभी भी बिजली बीजों की तादाद उतनी नहीं हुई थी जितनी कि उन दोनों को ज़रूरत थी। तब ध्रुवांश ने आंखें बंद करते हुए मजबूरी भरी आवाज़ में कहा, ऐसा लगता है कि अमर पक्षी की ताकत के बावजूद इसे कुछ दिनों का वक्त लग जाएगा। 20 लाख से ज़्यादा चेतनांक हासिल करने वाले बिजली बीज तैयार करने में। ऐसा करता हूँ, तब तक मैं थोड़ी ट्रेनिंग कर लेता हूँ। ये कहकर ध्रुवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो ट्रेनिंग शुरू करने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ महसूस होने लगा, और यह एहसास काफ़ी अजीब था। इसलिए उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर थोड़ी दूरी पर देखा, जहाँ उसे चट्टान पर खड़ा एक शख्स दिखाई दिया। उस इंसान को वहाँ देखते ही ध्रुवांश के चेहरे पर हैरानी दिखी, और थोड़ा और गौर करने पर उसे नजर आया कि वो शख्स असल में एक गंजा बूढ़ा आदमी था। उस आदमी के काले रंग के कपड़े काफ़ी हद तक फटे हुए थे। देखने में तो वो आदमी इतना ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था जैसे उसकी आधी टांग कब्र में लटकी हो। फिलहाल वो बूढ़ा आदमी बैसाखी पकड़े खड़ा था, लेकिन उसे देखकर ध्रुवांश को थोड़ा अजीब लगा। वो आदमी ना जाने कब से वहाँ बैठा हुआ था, और ना ही ध्रुवांश या फिर अमर पक्षी को उसका पता चला था। इसका मतलब ज़रूर उस बूढ़े आदमी की शक्तियाँ वाकई बहुत ज़्यादा थीं। इस बीच प्राचीन अमर पक्षी को भी कुछ गड़बड़ लगी, और उसने तुरंत अपनी अमरपाश ज्वाला वापस लेते हुए
ध्रुवांश के अंदर लौटने का फैसला लिया। इस दौरान हवा में बहुत से बिजली बीज तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, पर जैसे अमर पक्षी वो बीज भी अपने साथ ध्रुवांश के शरीर में ले जाने वाली थी, तभी अचानक उस बूढ़े आदमी ने कुछ महसूस कर अपना हाथ लहराया, जिससे वो बिजली बीज अमर पक्षी के काबू से बाहर हो गए। ये देखते ही ध्रुवांश और अमर पक्षी की आंखों का रंग बदलने लगा, लेकिन दोनों अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्हें अब तक एक बात तो साफ हो गई थी कि थोड़ी दूरी पर दिखता बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक था। तभी ध्रुवांश को अमर पक्षी की हल्की फिक्र से भरी आवाज सुनाई पड़ी। ध्रुवांश, संभल कर रहना, ये ताकतवर बूढ़ा आदमी मुझे गड़बड़ लग रहा है। इतने में उस बूढ़े आदमी ने अपनी नजर ध्रुवांश की तरफ करते हुए कहा, विद्युत इलाका अकादमी के योद्धाओं की ट्रेनिंग करने की जगह है। तुमने इस प्राचीन अमर पक्षी की शक्तियों का फायदा उठाकर यहाँ की शक्तियों से ये सारे बिजली बीज तैयार किए हैं, जो कि बाकी योद्धाओं के साथ नाइंसाफी है। ये सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखने लगी। वो बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। कायदे से तो ध्रुवांश जिस तरीके से बिजली बीज बना रहा था वो पूरी तरह ठीक नहीं था। इस बीच अमर पक्षी की आंखों में अमर ज्वाला जलने लगी, जिसके साथ वो किसी भी पल ध्रुवांश को लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उस गंजे बूढ़े आदमी ने अमर पक्षी की तरफ देख कर कहा, अमर पक्षी, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, इसलिए मेरे सामने कोई पैतरे आजमाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। ऐसा सिर्फ तुम्हारी प्रजाति के सबसे तजुर्बेदार बुजुर्ग ही कर सकते हैं, तुम्हारी जैसी बच्ची नहीं। जैसे अमर पक्षी ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। तभी उस बूढ़े आदमी ने ध्रुवांश की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम काफी दिलचस्प लग रही हो। प्राचीन अमर पक्षियों का जैसा गुरूर होता है, उसके बावजूद तुमने एक इंसान के साथ खून का रिश्ता कायम कर लिया, वो भी इतने कमजोर इंसान के साथ। मेरे ख्याल से तुम तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती होंगी कि इस बात की खबर तुम्हारी प्रजाति के बुजुर्गों को लग गई तो तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा। मैं ठीक कह रहा हूं ना? उसकी बात सुनते हुए ध्रुवांश और अमर पक्षी दोनों काफी हैरान दिख रहे थे। उन्हें देखने भर से इस बूढ़े आदमी ने कितना कुछ पता लगा लिया था, ये बात उनकी सोच से भी परे थी। इतने में ध्रुवांश ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा, देखिए बुजुर्ग, हम मानते हैं कि इस मामले में गलती हमारी ही थी। अब हम और बिजली बीज तैयार नहीं करने वाले और हम यहाँ से अभी के अभी चले जाते हैं। इससे आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? उस बूढ़े आदमी की बातों से और उसके अंदाज से ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे उत्तरी कायनात अकादमी में उस आदमी का ओहदा काफी ऊंचा था। इसलिए ध्रुवांश को इतना तो पता ही था कि उसकी जिंदगी खतरे में नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी बात कही तो वो अमर पक्षी के साथ धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो वहां से जाने की पूरी तैयारी कर रहा था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने कुछ सोच कर कहा, इस अमर पक्षी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे विकसित होने की कोशिश में नाकाम हो गई। सही कहा ना? और इस वक्त तुम इसे अकादमी इसलिए लाए हो ताकि उत्तरी दरिया ड्रैगन का खून हासिल कर उसकी शक्तियों से विकसित हो जाए। इतने सारे बिजली बीजों से तुम ट्रेनिंग तो हरगिज नहीं कर पाओगे। शायद ये बीज बेचकर तुम वो उत्तरी दरिया ड्रैगन का खून खरीदने के लिए चेतनांक इकट्ठा कर रहे होंगे। ये सुनते वक्त ध्रुवांश मजबूरी में आ भरने लगा। फिर उसने इसी मजबूरी के साथ कहा, इस आदमी से तो कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता, आखिर ये है कौन? तभी उस बूढ़े आदमी ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतने बिजली बीजों से तो तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। क्या तुम उस दरिया ड्रैगन के खून को हासिल करने के लिए पर्याप्त बिजली बीज चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो क्या है कि तुम्हारी उम्र में तुम्हारे जैसे दिलचस्प लोग मिलना काफी मुश्किल होता है। देखो, अगर तुम मेरे बनाए गए अंश का एक हमला झेलने में कामयाब हो जाते हो तो मैं ये सभी बिजली बीज तुम्हें रखने दूंगा। ऊपर से मैं तुम्हें बाकी के बिजली बीज बनाने भी दूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक दिलचस्प इनाम भी दूंगा। तो क्या कहते हो लड़के, शर्त मंजूर है? इस दौरान ध्रुवांश गहरी सोच में पड़ गया। दरअसल उसे उस बूढ़े आदमी की बातें अच्छी तो लगी थी, लेकिन उसे डर था कि वो आदमी ना जाने कितना ज्यादा ताकतवर था। ऐसे में अगर उसके अंश का हमला ध्रुवांश को जख्मी कर देता तो खामखा लेने के देने पड़ जाते। इसलिए ध्रुवांश थोड़ा झिझक रहा था। उसकी ये झिझक देखकर गंजे बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा झिझकना सही भी है। आखिर इतने सालों में सिर्फ 2 ही ऐसे जवान योद्धा हुए हैं जो इस बूढ़े आदमी के अंश का हमला झेलने में कामयाब हुए हैं। ये सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की हैरानी दिखी। इसके साथ उसने पूछा, 2 जवान योद्धा? कहीं उन 2 योद्धाओं का नाम शिखर और लुहार तो नहीं था? इस पर उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और ध्रुवांश से आगे कहा, वो दोनों काबिल लड़के तो हैं, लेकिन सच कहूं तो वो भी मुझे इतना हैरान नहीं कर पाए थे जितना हैरान मुझे तुमने किया है। सच में 8वें हिस्से तक पहुंचना, वो भी शूरवीर बने बिना, ये तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है लड़के। इतने में ध्रुवांश कुछ पलों के लिए शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर पहले जो झिझक दिख रही थी वो अब गायब हो गई।
जब से उस बूढ़े आदमी ने शिखर और लोहार का नाम लिया था, तब से ध्रुवांश को अंदर ही अंदर उस आदमी के हमले के सामना करने की इच्छा होने लगी थी। इसलिए कुछ पलों बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बुजुर्ग, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं मानता हूं कि आपके अंश का हमला बेहद ताकतवर तो होगा, लेकिन मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप कम से कम मेरी जान तो बख्श ही देंगे। यह सुनकर उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, सही कहा, मैं तुम्हें मारने तो नहीं वाला, लेकिन इतना जख्मी कर सकता हूं कि आने वाले कुछ महीनों तक तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगे। उसकी इस बात पर ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की मजबूरी दिखने लगी। अब तो वो शर्त के लिए मंजूरी जता चुका था, इसलिए चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, वो अपनी बात से मुकरने तो हरगिज नहीं वाला था। इतने में अमर पक्षी ने हल्की फिक्र के साथ उससे पूछा, क्या तुम सच में इसके हमले का सामना करना चाहते हो? अमर पक्षी के सवाल पर ध्रुवांश ने साफ अंदाज में कहा, कोशिश करने में क्या बुराई है? ध्रुवांश की आवाज में भी ज्यादा यकीन नहीं झलक रहा था। आखिर उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी आज तक का सबसे खतरनाक योद्धा जो था, बल्कि ताकत के मामले में तो वो अमोघनाथ श्वेत योद्धा से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। इतने में अमर पक्षी ने धीमी आवाज में कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी। जब ध्रुवांश ने उसकी बात सुनी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बूढ़े आदमी ने तो मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ लहराए, जिससे ढेर सारी रोशनी निकलकर सीधे अमर पक्षी के पास जाने लगी। फिर इस रोशनी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, और चाहे प्राचीन अमर पक्षी कितनी भी कोशिशें क्यों नहीं कर रही थी, लेकिन वो उस रोशनी के चंगुल से छूट ही नहीं पाई। तब उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर पक्षी, तुम इस शर्त का हिस्सा नहीं हो, इसलिए आराम से बैठकर इस शर्त का मजा लो। इस पर अमर पक्षी ने गुस्से भरी नजरों के साथ उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा, देखो, अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं तुम्हारा अभी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आगे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। तब उस गंजे बूढ़े आदमी ने आभरते हुए कहा, देखो बच्ची, अभी तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है। अगर तुम विकसित होने में कामयाब होकर दैवे तिलस्मी जानवर भी बन जाती हो, तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। खैर लड़के, क्या तुम तैयार हो? यह सुनकर ध्रुवांश ने एक गहरी सांस ली और वो धीरे धीरे पीछे होने लगा। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ आगे लाते हुए उस बूढ़े आदमी को इशारा किया कि वो उसके हमले के लिए तैयार था। उसके शरीर से बेइंतहा काले रंग की चेतना शक्तियां और साथ ही अमर ज्वाला निकलती जा रही थी, जिनके मिलने से आसपास की कुदरती शक्तियों में हलचल होने लगी। तब उस बूढ़े आदमी ने ध्रुवांश की चेतना शक्तियों को देखकर कहा, अच्छा, तो इस लड़की की शक्तियों के साथ अमर ज्वाला भी मिल चुकी है। फिर उस बूढ़े आदमी ने अपने झुर्रियों वाले हाथ ऊपर किए और एक पल के लिए उस हिस्से में बहती बिजली शक्तियों की नदी अचानक से थम गई। उसके बाद उसमें मौजूद बिजली की शक्तियां हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ने लगी और उसके सामने इकट्ठा होने लगी। ध्रुवांश ने जब ऐसा होते हुए देखा तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो भी अच्छी तरह से जानता था कि बिजलियों की उस विशालकाय नदी में कितनी ज्यादा शक्तियां थीं। फिर भी इस बुजुर्ग ने इतनी आसानी से वो शक्तियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। वाकई उसकी शक्तियां बेहद खतरनाक थीं। फिर इन बिजली शक्तियों को इकट्ठा करते हुए जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने इशारा किया तो वो सारी शक्तियां गायब होते हुए सीधे ध्रुवांश की तरफ बढ़ने लगी। ध्रुवांश ने जब उस विशालकाय नदी में मौजूद बिजली शक्तियों को एकजुट होकर अपनी तरफ आते देखा तो उसके चेहरे का रंग ही बदलने लगा। वो हटने की कोशिश करने लगा, मगर उस बूढ़े आदमी ने आसपास का आयाम जमा दिया था। इसका मतलब साफ था कि ध्रुवांश के पास उस हमले का सामना करने के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं था। इसलिए ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठियां कसनी शुरू की और यकीन के साथ कहा, अब जो कि मैं बचकर भाग नहीं सकता, तो चलो दद्दू के हमले का सामना ही कर लेते हैं। तो आखिर कौन है ये रहस्यमयी बूढ़ा आदमी, और क्या ध्रुवांश इस बूढ़े आदमी का हमला झेलने में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा।